नमस्कार। यूनिक समय डायलॉग में मैं खुशबू आचार्य आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम के तहत हम आपके लिए समय समय पर विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न लोगों के विचार लाते रहेंगे। इसी कड़ी में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हेतु एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व एक बार विषय पर प्रकाश डालते हुए कुछ कहना चाहूंगी। प्रारंभ एक श्लोक के साथ करूंगी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जी हाँ, हम उस देश के वासी हैं जहाँ के शास्त्र कहते हैं जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। हम उस देश के वासी हैं जहाँ देवता भी अपनी पत्नी के बिना अधूरे माने जाते हैं। हम उस देश के वासी हैं जहाँ कन्याओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। लेकिन अफसोस की बात है, हम उस देश के भी वासी हैं जहां महिलाओं को दहेज की आग में जला दिया जाता है। हम उस देश के भी वासी हैं जहां पत्नी को पैरों की जूती समझ लिया जाता है। और हम उस देश के भी वासी हैं जहां कन्याओं को भ्रूण में ही मार दिया जाता है। कैसी विडंबना है ये हमारे देश में। एक तरफ सिद्धांत हमारे कुछ और कहते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। एक ओर महिलाएं जहां आसमान तक पहुंच चुकी हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसी महिलाएं भी हैं जो आज भी अंधकार के गर्त में हैं। ऐसे ही विभिन्न मुद्दों पर आज चर्चा हेतु श्री कृष्ण भगवान की जन्मस्थली मथुरा में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व एक बार यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों को आपसे परिचित कराना चाहूंगी। सर्वप्रथम डॉक्टर प्रीति जौहरी मैम, ये आरसीए महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं और अपने सेवा काल के दौरान महाविद्यालय की उन्नति में इन्होंने सराहनीय भूमिका अदा की। यदि मैं ये कहूँ कि इनके आने के बाद जो हमारा महाविद्यालय है उसका कायाकल्प ही हो गया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। डॉक्टर भारती सागर मैम, ये भी आरसीए महाविद्यालय में ही समाजशास्त्र विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और अपने सरल एवं सौम्य व्यक्तित्व के लिए जानी जाती हैं और लगभग 20 वर्ष से इस क्षेत्र में अपनी सेवा दे रही हैं। श्रीमती मुक्ति आचार्य, ये रमनलाल शोरावाला पब्लिक स्कूल में पीजीटी प्रवक्ता रह चुकी हैं। साहस एवं निडरता इनके व्यक्तित्व के परिचायक है। घर हो या बाहरी क्षेत्र, कहीं भी कोई भी समस्या आती है तो ये अपने दम पर उसको सुलझाने का जज्बा रखती हैं। श्रीमती गुंजन सिंह मैम, ये यूनिक समय समाचार पत्र में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत हैं और इनके लिए तो मैं यही कहूंगी, जहां नॉर्मली माना जाता है कि महिलाओं के लिए सबसे बेहतर विकल्प होता है शिक्षण क्षेत्र में जाना, ऐसे में एक अलग क्षेत्र चुनकर इन्होंने महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की है। एक बार ऑडियंस से दरख्वास्त करूंगी हमारे अतिथियों का तालियों के साथ स्वागत करें। अब बिना विलंब किए कार्यक्रम या हमारी परिचर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है मेरा आप सभी से, बड़ा ही बेसिक सा प्रश्न है कि आपकी नारी सशक्तिकरण की परिभाषा क्या है। मैम, आपसे शुरू करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या है नारी सशक्तिकरण? देखिए, मेरे विचार से नारी सशक्तिकरण का तात्पर्य यह है कि किसी भी भूमिका में नारी हो, वह अपनी भूमिका सफलता से निर्वहन कर सके, कहीं पर भी शोषण की शिकार नहीं हो और कहीं किसी का शोषण करे नहीं, होने भी नहीं। इसके साथ साथ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो, सामाजिक रूप से अलग पहचान बनाने में सक्षम हो, ऐसी नारी को हम कह सकते हैं कि वो सशक्त नारी। भारती मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, निश्चय ही जो मैडम ने कहा कि वह हर क्षेत्र में हो और अपने निर्णय भी ले सके, ये चीज भी उसमें शामिल हो और हर क्षेत्र में उसका एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए और निर्णय लेने की प्रक्रिया जहाँ हो उसके निर्णयों को महत्व भी दिया जाए और अपने जीवन को कम से कम अपने तरीके से जीने की कुछ आज़ादी, लेकिन हालांकि उसके लिए कुछ शर्तें या जो सामाजिक मान्यता हो उनको भी समेटते हुए हम नारी सशक्तिकरण को आगे ले जा सकते। सही कहा मैम आपने बिल्कुल कि कहीं ना कहीं हमें आजाद होते होते जैसे स्वतंत्रता की जगह स्वच्छंदता वाले वे में नहीं जाना चाहिए, नहीं आनी चाहिए। मुक्ति मैम, मेरा मानना है जो नारी सशक्तिकरण शब्द है उसे तो हम परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन जो उसका अर्थ है उसे हम किसी भी शब्दों में परिभाषित नहीं कर सकते हैं। आज भी कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो आत्मनिर्भर नहीं हैं। एक छोटी सी फील्ड ही ले लीजिए आप, फॉर एग्जांपल आप स्कूल में जा रहे हैं, किसी कॉलेज में जा रहे हैं,
बच्चे अभी भी निर्भर हैं अपने भाइयों पर, अपने पिता पर, ये सुनने के लिए कि वो किस सब्जेक्ट का चयन कर सकें। तो मुझे लगता है उन बच्चों की भी गलती नहीं है, गलती शायद हमारे बड़ों की ही है थोड़ी सी। जैसे जैसे अगर हमारी माँ आगे नहीं बढ़ेंगी तो शायद हम भी नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत सही बात कही मैम ने। पीढ़ी दर पीढ़ी स्वतंत्रता या कोई भी विचार हो, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है, तो पहले शुरुआत ऊपर से होगी, तब नीचे तक हम बढ़कर आएंगे। गुंजन मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि नारी सशक्तिकरण का अर्थ है शक्तिशाली नारी, नारी का शक्तिशाली होना। और वो तभी हो सकता है जब एक नारी को खुल के अपने विचारों को प्रकट करने की अनुमति हो। क्या सही है उसके जीवन में और क्या गलत है, वह इनका निर्णय ले सके। और इसके साथ ही उसे ये पता हो कि समाज को क्या क्या कर्तव्य है उसके प्रति, यह भी वह समझ सके अच्छी तरह से। लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है नारी का अपने खुद के पैरों पे खड़ा होना, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, ये बहुत ही जरूरी है। लेकिन आजकल के ज़माने में हम देखते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट तो है, लेकिन उनके अंदर क्या है, एक अभद्रता नज़र आती है। तो नारी अगर सेल्फ डिपेंडेंट है, उसके साथ साथ वो अपनी शालीनता को कायम रखे, मतलब उसका इस समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, उसका अपने परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, इन सभी चीज़ों को अगर वो साथ में लेकर के आत्मनिर्भर बनती है, तो मेरी समझ से वह एक गौरव वाली बात होगी एक नारी के लिए। तो यह मेरे हिसाब से नारी सशक्तिकरण का अर्थ यही है। सही कहा मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि आत्मनिर्भर तो हमें बनना है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें अपनी संस्कार और सारी परंपराओं को तोड़कर ही हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति ने ऑलरेडी हम महिलाओं को बहुत आत्मनिर्भर बनना सिखाया है। तो मेरा अगला प्रश्न है आप लोगों से कि अभी हाल ही में हमारे देश में लोकसभा एवं विधानसभा में 33% महिला आरक्षण दिया गया है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये नारी सशक्तिकरण के लिए एक बेहतर कदम है? हाँ, इससे जरूर महिलाओं की जो शक्ति है, महिलाओं की जो स्थिति है वर्तमान में, उसको कुछ बेहतर करने में के लिए बल मिलेगा। महिलाओं का प्रतिनिधित्व संसद में ज्यादा होगा। और ऐसा भी है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर महिलाओं को जरूरत है प्रतिनिधित्व की, लेकिन उन्हें नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगी। हमने यहाँ पर स्थानीय चुनावों में देखा है, जो महिलाओं के लिए आरक्षित सीट होती है, वहां पर भी वो अपने पति के अधीन रहकर काम करती है। जी मैम, बिल्कुल सही कहा है। पति का होता है। तो अगर इस तरह की व्यवस्था चलती है तो इस महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम का कोई मीनिंग नहीं। मुझे तो हम हाँ, मुझे लगता है इसमें होता क्या है कि जो पंचायत स्तर के चुनाव होते हैं, तो पुरुष उसमें भी महिला को इस्तेमाल कर रहा है पावर पाने के। बिल्कुल सही कहा मैम, यही होता है। उस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है, उस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है, तभी इस अधिनियम का, इस कानून का वास्तविक फायदा महिलाओं को मिल पाए। एक तरीके से जब महिलाएं अपने पति के नाम के बिना आगे आए, क्योंकि ग्राम पंचायतों में क्या होता है कि पत्नी श्री 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 उनकी पत्नी है, इस हिसाब से आप उन्हें वोट दीजिए, चुनाव जिताइए, क्योंकि शासन तो जो उनके पति है वही करेंगे, वो केवल साइन करने के लिए होंगी। सही कहा मैम आपने, इस व्यवस्था में थोड़े से बदलाव की आवश्यकता है। मुक्ति मैम? मुझे ऐसा लगता है जो 33% आरक्षण दिया हुआ है लोकसभा सीटों पर, वो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें 33% की जरूरत नहीं है, हमें 50% की जरूरत है। हम बराबरी का दर्जा रखते हैं, हमें आरक्षण की जरूरत ही नहीं है। मुझे लगता है कि महिलाओं को खुद इतना आत्मनिर्भर हो जाए, जैसे कि हम हर क्षेत्र में, किसी रिजल्ट में, किसी पब्लिक ड्यूटीज में महिलाएं सबसे आगे हैं। आप रिजल्ट देख लीजिए किसी का भी, तो लड़कियों का स्थान वहाँ सबसे ऊपर है। इसी तरह लोकसभा विधानसभा चुनाव जो होते हैं, उसमें भी लड़कियों को आगे जाना चाहिए, महिलाओं को आगे जाना चाहिए। आपका कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं अगर आरक्षण की जगह महिलाएं अपने दम पर वहां पहुंचेंगी, तो वो शायद वास्तविक नारी सशक्तिकरण वो होगा। जी मैम? डिसएग्री करूंगी कि महिलाएं बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही हैं। आप अभी हमारे यहाँ दीक्षांत समारोह हुआ, आपने देखा लड़कियों के मेडल्स का प्रतिशत बहुत था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें उतने अवसर नहीं मिलते। बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने के बाद भी
बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी कुछ समय बाद सिर्फ उनका जो लक्ष्य है वो निर्धारित है समाज में कि उन्हें शादी करनी है, इसके बाद उनका परिवार जिस चीज के लिए उन्हें परमिशन देगा, जिस चीज के लिए अलाउ करेगा, वो वही कर सकती है। तो अवसरों की कमी है, इसलिए ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम जरूरी है, ऐसे अवसर ये देगा। जी सही कहा मैम आपने, कहीं ना कहीं अवसर भी बहुत जरूरी होते हैं। जब तक अवसर नहीं मिलेंगे तब तक हमें आगे आने का मौका भी नहीं। पहचानेंगे नहीं। हमारी जो वैधानिक व्यवस्था है वो अवसर दे रही है, लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था है वो उससे पीछे बाधा खींच है। रही है। बिल्कुल इससे सही बात कहा आपने मैम। राजनीति में ज्यादातर ऐसा देखने में आता है कि ऐसा माना जाता है कि बड़ी गंदी जगह है, मेल्स के लिए ही वो बनी है, फीमेल्स के लिए नहीं है। हाँ, तो इस मामले में ये शायद काम का साबित हो। मैम आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं इनके विचारों से पूरी तरह से सहमत हूँ कि हमें तो आरक्षण की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। हम आरक्षण क्यों लें? हम सहमत हैं, हम काबिल हैं उस चीज़ के लिए, हमें आरक्षण नहीं चाहिए। हम पूरी मेहनत, जब हम शुरू से ही मेहनत करते हुए आ रहे हैं हर एक फील्ड में, तो आगे भी हम जरूर करेंगे और कर ही रहे हैं। तो आरक्षण को हटा दिया जाए, मजा तो तब आएगा जब 50% बिना आरक्षण के मिले। हाँ, एक चीज मैं ऐड करना चाहूँगी जी, मैम। कि रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं आप अयोग्य हैं या उनके काबिल नहीं है। रिजर्वेशन जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि अगर आप 50% हैं तो आपका 50% रिजर्वेशन इसलिए है। अगर हम आधी आबादी हैं तो कम से कम आधी आबादी को वहां तक पहुंचना भी चाहिए जहाँ सत्ता है, बाकी चीजें हैं, ताकि महिलाओं को मुद्दे को सही तरीके से एड्रेस किया जाए। एक महिला जानती है वो क्या समस्याएं झेलती हैं घर परिवार या बाहर, तो वही ऊपर जब जाएगी तो मुद्दों को सही से रख पाएगी। तो इसका मतलब यह नहीं अगर हम रिजर्वेशन ले रहे हैं तो हम योग्य नहीं है, बिल्कुल हम केपेबल हैं, लेकिन हमें वो अवसर पाने में कठिनाई होती है। तो वो अवसर हम पा सके इसीलिए रिजर्वेशन की बात है, तो उसमें कोई गलत चीज बस मैम ऐसा होना चाहिए कि रिजर्वेशन का उपयोग वैसा ना हो जैसा हमारे स्थानीय प्रशासन में हो रहा है, तो ये रिजर्वेशन एकदम सफल रहेगा। होना चाहिए कि वहाँ भी पैट्रियार्की आ गई, वहाँ भी पुरुष आ गया कि यहाँ भी मैं ही सब संभालूंगा। तो दूसरी बात ये है कि रिजर्वेशन जो है वो कहीं भी योग्यता में समझौता करके नहीं होना चाहिए। अगर आरक्षण है तो योग्यता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए, योग्यता का जो स्तर है वो एक रहना चाहिए। बिल्कुल मैं ये सही मानती कहा हूँ। मैम आपने। जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा, हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की है कि वो महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए देंगे। क्या आपने सुना है? हाँ। तो बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा या फिर निर्भरता बढ़ाएगा? मेरा मानना इस पे ये है कि ये महिलाओं को पूरी तरह से निर्भर ही बना रहा है। 1000 रुपए क्या है? कुछ भी नहीं है। हमें 1000 रुपए भी नहीं चाहिए, हम तो आत्मनिर्भर हैं। हम 1000 रुपए से ज्यादा कमा लेंगे और कमा भी रही हैं औरतें। तो 1000 रुपए का इसमें कोई भी रोल नहीं है। और अभी आज की न्यूज़ देखी जाए तो 100 रुपए शायद ये गैस सिलेंडर में महिलाओं को छूट मिली है, डिस्काउंट मिला है। 100 रुपए क्या है? सरकार ने भीख में दे दी। तो ये सारी चीजें बिल्कुल ही गलत है और ऐसा करने से हमें कोई भी आत्मनिर्भरता नहीं मिल रही है। आप बताइए मैम, आपको क्या लगता है? मैं मैम की बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ कि 1000 रुपए कुछ नहीं है। शिक्षित लोगों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो बिल्कुल अशिक्षित लोग हैं उनके लिए 1000 रुपए का बहुत ज्यादा महत्व है। जो शिक्षित लोग हैं वो 1000 रुपए कमाने के लिए उतनी मेहनत नहीं शिक्षित करेंगे। या ये कह सकते हैं उच्च वर्गीय जो लोग हैं। हाँ, लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, निचले स्तर के लोग हैं, उन्हें 1000 रुपए कमाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद निर्भरता ज्यादा बढ़ा रही है, आत्मनिर्भरता कम कर रही है। मैं मुक्ति की बात से पूरी तरह सहमत होगी कि एक क्लास ऐसा है जिसके लिए 1000 रुपए भी बहुत मायने रखते हैं। लेकिन हम गवर्नमेंट या जिसमें सरकार ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन जहाँ भी ये कहा गया कि 1000 रुपए कहा जाएगा, लेकिन वो सरकार उससे बेहतर विकल्प देख सकती थी। उससे उसकी कुछ मदद होती है एक क्लास में। किसी के लिए 1000 की कोई मायने नहीं है, लेकिन एक क्लास ऐसा है जिसको मदद मिलेगी। लेकिन सरकार के पास इससे बेहतर विकल्प थे, वो रोजगार की तरफ या स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान दें तो वो ज्यादा बेटर होगा। जी मैम। हाँ, मेरा भी यही कहना है कि बजाय सीधे रुपए देने के, अगर महिलाओं को सक्षम बनाया जाए कि वो कमा सके, तो वो शायद 1000 से ज्यादा ही कमाएंगी और वो उनके लिए जिंदगी भर का एक एश्योरेंस होगा। 1000 रुपए तो आज केजरीवाल जी की सरकार दे रही है, कल दूसरी सरकार आएगी वो इसको बदल देगी।
या एक ये इस तरह का ट्रेंड आजकल बनता जा रहा है, कोई लैपटॉप बांट रहा है, कोई स्मार्टफोन बांट रहा है, ये सिर्फ लोगों को, पब्लिक को, वोट बैंक को अट्रैक्ट करने के तरीके हैं। इसके अलावा इससे किसी भी तरह से कोई भी पब्लिक का भला नहीं होने वाला। और जो आप कह रही हो कि वो निर्भर और हो रहे हैं, या जो उनकी अक्षमता है, अकर्मण्यता है, उसको बढ़ावा मिले। तो कोई भी सरकार हो, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए या किसी भी ग्रुप के सशक्तिकरण के लिए, कोई भी वर्ग हो, दलित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, उनके सशक्तिकरण के लिए सीधे सीधे पैसे देने से ज्यादा जरूरी और ज्यादा बेहतर है कि हम उन्हें सक्षम बनाएं कि वो खुद अपने लिए कमा सके, अपने आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर। बिल्कुल सही बात कही मैम आपने, क्योंकि इससे क्या होगा, एक जैसे विलासितापूर्ण जिंदगी मिलेगी। मतलब जब एक बार हमें आदत हो जाती है कि बैठे बैठे मिल रहा है हमें, फिर हम काम नहीं करना चाहते। तो जो लोग आज वर्तमान में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो भी सोचेंगे घर बैठे मिल रहा है, मेहनत करने की जरूरत क्या है। और बड़ी खराब प्रैक्टिस होती है कि फिर लोग सोचते हैं कि किसी भी तरह से हमें वो पैसे मिले, चाहे हम उसके लिए एलिजिबल हैं। हाँ, ऐसी योजनाओं का लाभ मैम ज्यादातर वही लोग उठाते हैं जो इसके काबिल नहीं होते, जिनको मिलनी चाहिए वो रह जाते हैं। बिल्कुल सही बात कही मैम आपने। अब मैं ये पूछना चाहूंगी, अभी हाल ही हमारे देश में 2 बड़ी महिला से संबंधित घटनाएं हुई हैं, एक मणिपुर की घटना और एक संदेशखाली की घटना। तो मेरा सवाल ये है कि इन घटनाओं का खुलकर विरोध नहीं होता, बल्कि इन पर राजनीति होती है। विरोध करने से पहले ये देखा जाता है कि कहाँ ये घटना हुई है और उस राज्य में कौन सी सरकार है। तो क्या ये सही है? नहीं, ये बहुत ही खराब बात है। पहली बात तो ये बहुत दुखद है कि आज भी हमारे यहाँ ऐसी घटनाएं हो रही है। बहुत ही दुखद है, बहुत खराब लगता है, पढ़ के बहुत बुरा लगता है, सुन के बहुत बुरा लगता है, और फिर जब उस पर राजनीति होती है तो और भी बुरा लगता है। लेकिन ये सब तभी रुक पाएगा जब कुछ जो आज सक्षम महिलाएं हैं वो इस राजनीति के गंदे स्वरूप को पहचाने। जो महिलाएं वाकई राजनीति में हैं वो इस राजनीति के गंदे स्वरूप को पहचाने, इसका खुलकर विरोध करें, और जो इसकी शिकार महिलाएं हो रही हैं उनको भी समझाएं कि तुम्हारे साथ राजनीति हो रही है और तुम कैसे इससे बच सकते हो। ये बहुत जरूरी है। और बिल्कुल सही कहा मैम आपने। मुझे सबसे ज्यादा ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसको और इन चीजों को लेकर यही सबसे बड़ा विरोधाभास लगता है कि हम यहाँ बैठ के एक कमरे में डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन वाकई जिन लोगों को जरूरत है वो उनके पास तक क्या पहुंच पा रहा है, क्या वो इस सशक्तिकरण को समझ पा रही है, या क्या हम उन्हें, उनके लिए हम क्या कर पा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा मैम। भारती मैम? हाँ, ये जो घटनाएं हैं एकदम रूह को हिला देने वाली, चाहे मणिपुर वाली हो या संदेशखाली की भी जो हाल में घटना हुई है। और निश्चय ही इस तरह की घटनाओं का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। बहुत संवेदनशील मुद्दे होते हैं, इससे केवल महिला नहीं पूरा परिवार प्रभावित होता है। तो महिलाओं को समझने की जरूरत है कि इस तरह के ट्रैप में ना आए और इस मुद्दों पर राजनीति ना हो किसी भी कीमत पर। और हम महिलाओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग भी इस तरह की जो राजनीति है उसको बढ़ावा ना दें। मुक्ति मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैम ने बहुत सही कहा कि ये बहुत दुखद घटना है। इस पर हमें राजनीति करनी ही नहीं चाहिए। किसी भी पार्टी की हो चाहे वो, राजनीति करना गलत है। हम सबको एक साथ, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जो भी पार्टियां हैं, सबको एक साथ मिलके कुछ महिलाओं के लिए एक्शन लेना चाहिए, ना कि उन पर राजनीति करनी। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। जी, मुझे यही कहना है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, जिनके साथ हो रही हैं, उनको खड़ा होना चाहिए आगे आकर के, और इसके लिए एक्शन लेना चाहिए इसके विरुद्ध। क्योंकि जब वो एक्शन लेंगे विरुद्ध, तो जो आगे आने वाली जो और घटनाएं हैं इससे रिलेटेड, वो सारी घटनाओं को एक दबाव मिलेगा और घटनाएं रुकेंगी। बहुत सही कहा मैम आपने। हमें राजनीति की जगह आवश्यकता है ऐसे मामलों पर, ऐसे संवेदनशील घटनाओं पर खुलकर कदम उठाने की, ना कि ये देखना है हमें कि वहाँ कौन सी पार्टी की सरकार है। इससे थोड़ा आगे बढ़ना होगा हमें। राजनीति ठीक है, जहाँ आवश्यकता है राजनीति की, आप राजनीति करिए, आपसे कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन ऐसी संवेदनशील घटनाओं पर भी हमारे देश में राजनीति हो रही है, ये बहुत ही दुखद है। दुखद है कि वहाँ की मुख्यमंत्री महिला है जी, उसके बावजूद वो शांत हैं कि क्योंकि हम और दूसरी सारी पार्टियां शांत हैं। ये राजनीति ही है और कुछ नहीं है।
वही सिर्फ और सिर्फ राजनीति झलक खराब रही तब है लगता है, वही दूसरे राज्य में ये घटना हुई मणिपुर की तो सबने विरोध किया, सब खुलकर सामने आए क्योंकि वहां दूसरी पार्टी थी। अब यहाँ पर लेकिन कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा, तो ये घटनाएं बहुत दुखद रहती हैं। मतलब अच्छा नहीं लगता देश में हमारे जब इस तरह की घटनाएं होती हैं और उनका खुलकर विरोध ना होने की जगह वो राजनीतिक असमंजस में फंस कर रह जाती हैं। अच्छा, अब मेरा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। आज सोशल मीडिया का दौर है, एक मीम्स बनते हैं आजकल, बहुत शॉर्ट्स बनते हैं पापा की परी करके। पापा की परी कहा जाता है और मजाक बनाया जाता है महिलाओं का, उसको लेकर आपके क्या विचार है? क्या वो महिला सशक्तिकरण के लिए सही है? मेरा इस पे ये मानना है कि यह महिला सशक्तिकरण के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है। इसमें क्या है कि जो बच्चे हैं आजकल के, वह सेल्फ डिपेंडेंट ना हो करके वो मतलब आत्मनिर्भर नहीं बन रहे हैं, वो निर्भर हो रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर। तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जो पुरुष प्रधान हमारी जो सत्ता है वह थी, है और उसे आगे भी कायम रखने की ही कोशिश हो रही है। ये जो मैम ने बताया है मीम्स पापा की परी, तो इसमें क्या है, पहले क्या था, पहले जो लड़कियां थीं वो भी अपने या तो पापा के ऊपर निर्भर रहती थी या अपने भाई के ऊपर शादी से पहले। शादी के बाद वो अपने पति के ऊपर निर्भर हो जाती। वो आत्मनिर्भर कब हुई ही नहीं। लेकिन आज के ज़माने में भी हम यही देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुरुष सत्ता को आगे बढ़ावा मिल रहा है, पुरुष प्रधान देश ही आगे बढ़ रहा है। और ये सब कौन कर रहा है? ये सब हम समाज ही मिल करके कर रहे हैं। हमें इस चीज़ों पे एक विशेष कदम उठाना चाहिए और उठाने की काफ़ी ज़रूरत है, जिससे हमारा जो भविष्य है, हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे कल के भविष्य हैं। हम उन्हें ही अगर डिपेंडेंट बना देंगे तो इंडिपेंडेंट कब होंगे हम और अपने देश के लिए कुछ कब कर पाएंगे आजकल के जो भविष्य है मैं बच्चे। आपसे डिसएग्री करूंगी कि ये पापा की परी मीम, ये कोई इसमें यही चीज है जिनको जैसे मिस इंटरप्रेट किया जाता है, किसी को सिर्फ एक भावनात्मक लगाव दिखाता है पिता का पुत्री से, और वो होता है हमारे समाज में है। हाँ, वो और चीज़ ठीक है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ कहीं भी पुरुषों का विरोध नहीं, ये हमको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। पुरुष और महिला एक दूसरे के पूरक हैं, और इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि हम अगर पुरुष इस रास्ते जा रहे हैं तो महिला इस रास्ते जाए। सामंजस्य जो है वो बहुत जरूरी है हमारे समाज में, और वो हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता की पहचान है, जो कि विदेशों में नहीं है। विदेशों में जो महिलाओं की स्थिति है, जिसको अभी भारती मैडम ने कहा कि स्वतंत्रता स्वच्छंदता में नहीं बदल जाए, वहां पर वही स्थिति है। तो ये पापा की परी वाला मीम मैंने भी देखा, और मतलब ये टर्म कई बार सुना है, तो मुझे तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं लगता। बच्चियों का अपने पिता से भावनात्मक लगाव, ऐसे माँ का लाडला भी होता है। हाँ बिल्कुल। तो नहीं मैम, वो भावनात्मक लगाव वो तो ठीक है, मतलब लेकिन इसको पूरी ये तरह वाले- से एग्री नहीं है। इस चश्मे से क्यों देखा जाए कि वो लड़की पिता पे निर्भर है? मैम का तात्पर्य ये है कि वैसे अच्छी भावनात्मक बात है, लगाव आप अलग एकदम विचार रख सकती हैं, मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं है। नहीं लेकिन मैम, मुझे- बच्चे जो हैं वो ऐसा सोचते हैं, वो डिपेंडेंट होते जाते हैं। हम नहीं सोचते, लेकिन बच्चा जो है वो यही सोचता है कि मैं तो पापा की परी हूँ, मुझे क्या करना। कल तो चार बच्चे झगड़ा कर रहे, मेरे पापा खड़े हैं। आप नहीं, कैसे अगर जैसे मैं डील अगर इस करेंगे? व्यू में मैं बात करूं तो मेरा ये नजरिया है कि पापा की परी है वो बिल्कुल ठीक सही है। बात है, लेकिन उसको नकारात्मक वे में महिला की बिल्कुल। कमजोरी के रूप में उस चीज को दिखाया जाता है, जो इन शॉर्ट्स वगैरह में वो गलत है वो कि मतलब गलत है। पापा की परी है, ये तो पलकों पे बैठेंगे। देखा नहीं। हाँ, मतलब ये इस वे में दिखाया जाता है वो नेगेटिव कि महिला तो है, पापा की परी है, वो कुछ कर ही नहीं सकती। हाँ, नेगेटिव वे में दिखा रहे हैं। पापा की परी वो जो हमारा लगाव है उससे बिल्कुल ठीक है, बेटा माँ का लाडला होता है, ठीक है, लेकिन उसको जो नकारात्मक रूप दे दिया गया है वर्तमान में, उसका है मेरा थोड़ा विरोध। मेरे को लगता है मैंने ऐसा कुछ देखा बाकी नहीं वो है। ठीक है। मैम आप शॉर्ट्स थोड़ा कम देखते हो गए। आप लोगों का जो सोशल मीडिया पे जितना एक्सपोजर है, मेरा शायद उतना नहीं है। बल्कि मैंने एक तो YouTube पर देखे कि ज्यादातर लड़कियां स्कूटी चलाती हैं तो हाँ। स्लिप हो गई, तो वो वाला मैंने बहुत देखा, और हर जगह वो पापा की परी। अच्छा, मतलब ये दिखाया जाता है कि महिलाएं गाड़ी नहीं चला सकती, पापा की परी है वो, क्योंकि मतलब इस वुमन को कैसे कि अगर कहीं वो स्लिप हो गई तो आप पापा की परी कह के उसको एक तरह से व्यंग कर रहे हैं।
हाँ, ये व्यंग गलत है। पापा की परी ठीक है, व्यंग गलत है। खुद नहीं कर सकती है, कोई गिर गया तो ठीक है, लेकिन उसको इतने बड़े जोक बनाना मुझे ठीक नहीं लगता। बस यही चीज में इसी का विरोध है। और लेकिन मैं तो वही देखती हूँ पापा की परी को। आजकल मैं वो एक रामायण सीरियल देख रही हूँ, तो उसमें मैं देखती हूँ कि सीता जो है जनक की इकलौती पुत्री थी, और वो कहीं से भी शक्ति में कम नहीं थी, सक्षमता में, ज्ञान में, किसी तरह से भी इतनी विदुषी महिला थी। तो वो भी, उनका भी अपने पिता से वैसा ही संबंध दिखाया जाता है कि वो पापा की परी है। पापा की परी को मैं वर्तमान में बेचारी का पर्यायवाची मान लिया है। पापा की परी मतलब बेचारी। प्रोटेक्टेड है। तो हाँ। आप लोग उसको मान रहे हैं तो उसको हटाओ। वही वही। हटाने की जरूरत है, इस मीम्स को हटाने की जरूरत है। मुझे ये भी बल्कि पापा की शेरनी मीम्स हम रख सकते हैं पापा की परी की जगह, इसका कोई भी विरोध नहीं होगा। मतलब मम्मा के मगरमच्छ है लोग। एक दूसरे को, मतलब आप देख रहे हैं अजीब सा वो है न्यू जनरेशन में ये दिखा। हाँ, तो महिलाओं का ये रूप दिखाना थोड़ा नेगेटिव लगता है, आज नारी सशक्तिकरण के दौर में है। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आज हम बराबरी की बात करते हैं, समानता की भी बात करते हैं, भाई आज हर कोई कहता है भाई हम तो बराबर हैं। तो फिर लेडीज फर्स्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो वर्तमान में कितना प्रासंगिक है? एक्चुअली वो ऐसा कुछ नहीं है लेडीज फर्स्ट में कि कोई बहुत ज्यादा मौके मिल जाते हैं उससे महिलाओं को। सिर्फ एक सम्मान देने के लिए, जैसे एक लखनऊ का नजरिया, पहले आप, तो वहाँ लेडीज या जेंट्स का कुछ वो नहीं रहता है। मुझे लगता है कि हम अपने सामने वाले को सम्मान देने के लिए कभी कभी ये इस तरह के जेस्चर्स, हाँ, ये जेस्चर्स हम लोग दिखाते हैं, और इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगी मुक्ति मैम? मुझे लगता है लेडीज फर्स्ट की हमें जरूरत ही नहीं है। ये भी है। हमें खुद को इतनी पहचान बनानी चाहिए। हमें कोई क्यों कहे कि लेडीज फर्स्ट की आप पीछे खड़े हैं, आप लाइन में आगे आके खड़े हो जाइए। बस में हम खड़े क्यों हैं? हमें बैठने की जगह मिल जानी चाहिए। भाई पहले आओ पहले पाओ। अगर आप पहले आओगे तो जगह आपको मिलेगी। सही कह रहे हो, पहले आओ पहले पाओ का जमाना है। तो यहाँ पर मैं आपसे व्यू रखती हूँ कि बस में या कहीं भी आप खड़े हैं या आपको सीट पहले दी जा रही है, वो जो है एक पुरुष और महिला में शारीरिक डिफरेंस है। फिजिकली जो अंतर है, महिला फिजिकली उतनी मजबूत नहीं होता है होती है जितना पुरुष होता है। तो अगर ये प्रेफरेंसेस कह सकते हैं इनको, है ना, और अगर ये दी जा रही है और ऐसा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर कोई महिला ऐसी है जो ठीक है, स्ट्रांग है, और कोई पुरुष बीमार है किसी वजह से या अशक्त है, तो ये महिला को भी करना चाहिए कि उस पुरुष यही बात है। मैं भी मैम की मतलब महिलाओं को थोड़ा ये रहता है कि अरे भाई आप जेंट्स होके बैठे हो, मैं लेडीज होके खड़ी हूँ, मुझे बैठने से को मिले। लेकिन जब हम बराबरी की बात करें तो ये चीजें हम एडजस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली बैठना, खड़े होना, ये तो शारीरिक अक्षमता या शारीरिक सक्षमता पे डिपेंड करना चाहिए, जहां तक मेरा विचार है। और मैं ऐसा करती हूँ। अगर मुझे कोई अपने लेडीज सीट पे बैठे हुए भी कोई बुजुर्ग दिख जाते हैं तो मैं पहले उनके लिए, हाँ, हमारा भी यही है। कोई अगर महिला मान लो बच्चा लिए हुए खड़ी है तो मैं उसके लिए भी सीट, इसमें मानवीय पहलू ये है। मानवीय पहलू है इसका। जी। और हमें ये अपने ये बच्चों को भी, चीजें दोनों के लिए होना चाहिए, लेडीज हो या जेंट्स हो। हमें अगर ये बच्चों चीज को है अपने वैश्विक तो दोनों संस्कार के लिए देने ही चाहिए ये चीज, नहीं सबसे तो ज्यादा इस जरूरत चीज की ये है जरूरत कि ही नहीं है हमारे बच्चे, फिर। हमारी जो नई पीढ़ी है, हमें उन्हें भी वो संस्कार देने चाहिए कि ये लड़की या लड़का इस डिफरेंस की वजह से नहीं, जी, डिफरेंस आपकी शारीरिक क्षमताओं की वजह से अगर है, और जिसको जो जरूरत है उसकी जरूरत पहले पूरी की जाए, उसको उसमें प्रेफरेंस दिया जाए। ये संस्कार देने की हमें जरूरत है, अगर नहीं है बच्चों में तो। बिल्कुल ईश्वर सही की कृपा बताया है कि मैम मुझे अपने आपने। माता पिता से ऐसे संस्कार मिले। एक नई बात आज आपने बताई हमें, बहुत मतलब लेडीज फर्स्ट का कॉन्सेप्ट थी, आपने थोड़ा सा वर्तमान के अनुसार उसको ढाल दिया, बहुत अच्छा लगा सुनकर। अब हमारा कार्यक्रम अंत की ओर है। बस अंत में मैं सभी महिलाओं से, जो भी यहाँ उपस्थित हैं या जो मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, उनसे बस यही अनुरोध करना चाहूंगी, यदि हम महिलाओं की स्थिति को बदलना चाहते हैं तो शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। और सबसे पहले पापा की परी, बेचारी वाले ये जो नकारात्मक व्यू बने हुए हैं, महिलाओं के लिए खराब छवि बनी हुई है, हमें इसको बदलना होगा। जब हम स्कूटी चला सकते हैं तो हमें उसके किक मारने के लिए किसी और की जरूरत क्यों? जब हम बैग में ढेर सारा सामान भर सकते हैं
तो उसको उठाने के लिए हमें किसी और की जरूरत क्यों? पापा की परी ही क्यों? पापा की शेरनी क्यों नहीं? ये सब कहने का मेरा तात्पर्य बस इतना ही है कि महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता पर्याप्त नहीं है, हमें अन्य क्षेत्रों में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। तब हम कह सकते हैं ये है वास्तविक नारी सशक्तिकरण। और जो महिलाएं अगर हम कहें जो महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुकी हैं, सशक्त बन चुकी हैं, उनका ये काम है कि वो उन महिलाओं को आगे लाएं जो महिलाएं आज भी अंधविश्वास और निर्धनता के चलते अविकास के गर्त में फंसी हुई हैं। जिस दिन एक नारी को सशक्त बनाने का बीड़ा उठाएगी, उस दिन सफल होगी हमारी नारी सशक्तिकरण की परिकल्पना। कार्यक्रम के अंत में आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, अपना कीमती समय हम लोगों को दिया और हमारे मंच को सुशोभित किया। और जनता से मेरी बस यही दरख्वास्त है, यही अनुरोध है कि आगे भी इस तरह की स्वस्थ परिचर्चाओं के लिए जुड़े रहिए यूनिक समय डायलॉग के साथ। धन्यवाद।